हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डिप्लोमा लेक्चर में। तो आज हम बात करने वाले हैं हाइड्रोलिक एंड हाइड्रोलिक मशीन के बारे में, जिसमें हम पूरे सिलेबस को कवर करेंगे और देखेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट है जो कि हमारे सिविल इंजीनियरिंग थर्ड सेमेस्टर के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे और जो हमारा सिलेबस है उसको भी धीरे धीरे कवर करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि आप सभी का जो एग्जाम्स है वो नज़दीक है, अभी क्या डेट है वो नहीं आई है। बहुत सारी अफवाहें जो मार्केट में फैल रही हैं कि एग्जाम्स इस तारीख से होगा, इस एग्जाम इस तारीख से होगा, तो आप लोग विश्वास ना कीजिएगा उस सब अफवाहों पर जब तक कोई आप सभी का शेड्यूल नहीं आ जाता है। ठीक है, इसलिए आप सभी ध्यानपूर्वक पढ़ते रहिए और आप सभी अपनी तैयारी अच्छे से करते रहेंगे तो एग्जाम आप सभी का चाहे जब एग्जाम हो तो आप सभी एग्जाम देकर अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को, जिसमें हम हाइड्रोलिक एंड हाइड्रोलिक मशीन के बारे में कंप्लीटली बात करेंगे। ठीक है, तो आज हम शुरू कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए इसमें क्या करेंगे, हम चैप्टर वाइज जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में भी बात करेंगे और जो मेन टॉपिक्स है उसके बारे में ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। डिस्क्रिप्टिव मतलब कि बढ़िया से अच्छे से पढ़ेंगे उसके बारे में, और जो हमारे लिए कम इंपॉर्टेंट जो कि एग्जाम से बहुत ज़्यादा नहीं पूछ जाते हैं उसके बारे में हम थोड़ा सा ऊपर मतलब नॉलेज ले लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये एक ऐसी वीडियो है जिसमें आप सभी को पूरा कंटेंट मिलने वाला है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है एक इतने बड़े सब्जेक्ट को जब हमको 1-1.5-2 घंटे में अगर कंप्लीट करना है तो हमको वही चीज़ पढ़ना है जो कि हमारे एग्जाम्स में आते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। ठीक है, तो चलिए देखिए सबसे पहला जो आपसे चैप्टर आता है वो है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या है, इंट्रोडक्शन में आपके कि मैटर क्या होता है, कितने प्रकार के मैटर मतलब क्या, पदार्थ क्या होता है, जो स्थान गिरता है हमारी आंखों से दिखाई देता है, मतलब कि हम जिसको ऐसा मतलब कि पदार्थ है वह है जो स्थान घेरता है, या आप 6-7 में पढ़ते हैं, स्थान घेरता है और हमारी ज्ञानेंद्रियों से उसको आभास मतलब महसूस किया जा सकता है, उसे हम मैटर कहते हैं। अब मैटर कितने प्रकार के होते हैं, एक होता है सॉलिड और एक होता है लिक्विड, मतलब कि ठोस, द्रव, और नेक्स्ट अगर पार्ट में हम जाते हैं तो वो हमारा कहा जाता है गैस। ठीक है, ये हमारे क्या होते हैं, मैटर होते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में तो आप सभी को बताने की जरूरत नहीं है कि क्या होता है मैटर, और ठोस, द्रव, गैस के बारे में आप सभी को बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करते हैं कि क्या क्या विशेषताएं होती हैं, तो जैसे ठोस किसे कहते हैं, जो स्थान घेरता है, ठीक है, जिसका वॉल्यूम फिक्स होता है उसे ठोस कहते हैं। ये सारी क्या होते हैं, उसकी विशेषताएं होती हैं। तो इन सब के बारे में डिस्कस हम नहीं करेंगे क्योंकि ये सब आप सभी को पहले से पता है, आप लोग बहुत पहले से ये सब पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, अगर बात करते हैं कि जो हमारे जो लिक्विड्स होते हैं, ठीक है, लिक्विड देखिए अगर बहने की क्षमता के आधार पर क्या करते हैं, जो पदार्थ हमारे होते हैं वो किस तरह से बह रहे हैं, बहने की क्षमता के आधार पर, उसकी कैपेसिटी क्या होती है, उसके आधार पर अगर हम मैटर को क्लासिफाई करें तो उसमें एक तो हमारा आ जाता है सॉलिड और दूसरा आ जाता है फ्लूइड। ठीक है, अब देखिए हम क्या पढ़ते हैं, मैटर एक पढ़ते हैं हम सॉलिड, लिक्विड और नेक्स्ट पढ़ते हैं गैस। एक सॉलिड हो गया और ये लिक्विड और गैस ये क्या करते हैं, दोनों बह सकते हैं मतलब कि फ्लो कर सकते हैं, तो इनको हम क्या कर देते हैं, फ्लूइड्स बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, इनको फ्लूइड हम बोल देते हैं। तो अगर बहने की क्षमता के आधार पर पूछे तो एक सॉलिड हो गया और एक फ्लूइड हो गया। अगर नॉर्मली पूछता है कि मैटर कितने प्रकार के होते हैं तो आप वहां पे बता सकते हैं कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, इसको वेपर भी बोल सकते हैं। ठीक है, वैसे वेपर दूसरा होता है लेकिन वेपर जो होता है वो एक तरह से गैस होता है, इसलिए हम इसको वेपर भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया मैटर। ठीक है, अब अगर फ्लूइड की बात करते हैं, किसकी, फ्लूइड की बात करते हैं, उसमें हम गैस की भी बात करेंगे और लिक्विड की भी बात करेंगे। लिक्विड, अब देखिए लिक्विड क्या होगा हमारा, वाटर, केरोसिन, मरकरी मीन्स पारा। ठीक है, ये हमारे क्या होते हैं, लिक्विड होते हैं। अब अगर गैस की बात करते हैं, गैस हो गया हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फाइड। ठीक है, ये सारे क्या होते हैं, हमारे गैस होते हैं। तो इन सबको बताने की जरूरत आप सभी को नहीं है। ठीक है,
अब फ्लूइड कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। फ्लूइड हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक तो लिक्विड एक तो गैस। ये हमारे फ्लूइड हो गया। अब लिक्विड क्या होता है आपसे ये भी पता है, गैस क्या होता है आपको ये भी पता है। लेकिन अगर यहीं पर अगर हम बात करते हैं, ठीक है, कि फ्लूइड कितने प्रकार के होते हैं, तो फ्लूइड को और भी कई तरह से हम क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है। फ्लूइड को और भी कई तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे हमारे पास होता है एक क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड का हम चार्ट ही बना लेते हैं, ठीक है, तो उससे आप सभी को ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। ठीक है, अगर हम फ्लूइड्स की बात करते हैं तो एक तो हमारे पास होता है कौन सा, आइडियल फ्लूइड। नेक्स्ट हमारे पास होता है रियल फ्लूइड, ठीक है, जिसको हम प्रैक्टिकल फ्लूइड के नाम से जानते हैं। क्या, प्रैक्टिकल फ्लूइड। फिर थर्ड हमारे पास होता है न्यूटोनियन फ्लूइड। फोर्थ हमारे पास होता है नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारे पास होता है स्यूडो प्लास्टिक फ्लूइड। फिर हमारे पास होता है बिंघम प्लास्टिक फ्लूइड। नेक्स्ट हमारे पास होता है डायलेटेंट फ्लूइड। ठीक है, तो ये हमारे फ्लूइड होते हैं, ठीक है, फ्लूइड्स होते हैं। अब जो आप सभी को बेसिकली पढ़ना है यहाँ पे, जो आप सभी का आता है, जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, वो आता है कि राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन दिस टॉपिक्स। एक आ गया आइडियल फ्लूइड। अब आइडियल फ्लूइड क्या होता है, एक एक करके सबके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो आइडियल फ्लूइड वे फ्लूइड होते हैं जिनकी जो प्रॉपर्टी होती है, फ्लूइड की प्रॉपर्टी क्या होती है, अब प्रॉपर्टी चैप्टर में ये पढ़ेंगे, तो चलिए वहीं पे इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये आपका होता है कि कितने प्रकार के फ्लूइड्स होते हैं इनके बारे में। अब जब प्रॉपर्टी अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है, सेकंड चैप्टर जो आपसे कहा था प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, तो उसमें हम इन सब के बारे में फिर से डिस्कस करेंगे कि आइडियल फ्लूइड क्या होता है, रियल फ्लूइड क्या होता है, न्यूटोनियन, नॉन न्यूटोनियन, स्यूडो प्लास्टिक, बिंघम प्लास्टिक, डायलेटेंट। क्योंकि जब तक आप सभी को प्रॉपर्टीज नहीं पता होंगी तब तक आप सभी इनके बारे में थोड़ा सा कम समझ पाएंगे। देखिए यहाँ पे ब्रीफ में हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। आइडियल फ्लूइड, ठीक है, आइडियल मतलब सारी अच्छी बातें क्या, आइडियल फ्लूइड की विस्कोसिटी 0 होगी, रो कांस्टेंट होगा, मतलब कि जितने इसकी प्रॉपर्टीज होगी क्या, ठीक है, जो भी प्रॉपर्टी होती है फ्लूइड की, जो प्रॉपर्टी होती है वो आइडियल मान ली जाती है कि सबसे अच्छी है, एकदम मतलब कि अच्छी है इसमें, ठीक है। जैसे अगर बात करते हैं आइडियल फ्लूइड की, ठीक है, अब देखिए इन्हें एक तरह से इसको परफेक्ट फ्लूइड भी बोल सकते हैं, ठीक है, क्या, परफेक्ट फ्लूइड्स, ठीक है। तो परफेक्ट फ्लूइड क्या होता है, नाम से पता चल रहा है कि एकदम से परफेक्ट। देखिए क्या होता है, वैसे तो कोई चीज़ परफेक्ट नहीं होता, लेकिन अगर डेफिनेशन की बात करते हैं तो ऐसे फ्लूइड्स, ठीक है, जिनकी विस्कोसिटी और डेंसिटी क्या होता है, विस्कोसिटी 0 होती है, ठीक है, उसमें विस्कोसिटी नहीं होती, बिल्कुल ना के बराबर विस्कोसिटी है, तो वो हमारा क्या आइडियल फ्लूइड कहलाता है। और रियल फ्लूइड का तो जिसमें विस्कोसिटी पाई जाती है। विस्कोसिटी मतलब क्या होता है, बहने की क्षमता, ठीक है, कोई जो फ्लूइड है कितना आसानी से बह सकता है, कितना आसानी से फ्लो कर सकता है, वही उसकी विस्कोसिटी कहलाती है। मतलब कि वही जो फ्लो प्रॉपर्टी होती है उसको विस्कोसिटी बोलते हैं। क्या, श्यानता, जिसको हिंदी में आप बोल सकते हैं, ठीक है, वो हमारी श्यानता कहलाती है। वो अगर 0 है तो मतलब आइडियल फ्लूइड है। अगर रियल फ्लूइड किसे कहेंगे, अगर उसकी कुछ वैल्यू एग्जिस्ट करती है, मतलब कि उसमें विस्कोसिटी, जैसे क्या होता है इस दुनिया में जितने भी फ्लूइड्स हमारे पास होते हैं सब में कुछ ना कुछ विस्कोसिटी होती है, 0 किसी में नहीं होती। इसीलिए कहते हैं कि कोई भी चीज़ आइडियल नहीं होती है। लेकिन हम डेफिनेशन के लिए जैसे कहीं पे हम डेरिवेशन करते हैं या फिर कोई चीज़ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो वहाँ पे हम मान लेते हैं, ठीक है, कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए उसको हम आइडियल मान लेते हैं।
रियल फ्लूइड क्या होता है ये भी आपसे को पता चल गया। फिर न्यूटोनियन फ्लूइड, जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, अब ये क्या होता है, टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी यू बाई डी वाई, ठीक है। जो रियल होता है वो टाउ इज डायरेक्टली डी थीटा बाई डी टी होता है, ठीक है। ये होता है रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, ठीक है, रेट ऑफ डिफॉर्मेशन ये होता है, ठीक है, डी थीटा बाई डी टी रेट ऑफ डिफॉर्मेशन होता है। और ये टाउ क्या होता है, शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी थीटा बाई डी टी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, न्यूटोनियन फ्लूइड बोलेंगे। लेकिन अगर ये नहीं लागू होता तो उसको हम क्या नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड बोलेंगे। अब स्यूडोप्लास्टिक क्या होता है, बिंगम प्लास्टिक क्या होता है, और डायल्टन फ्लूइड क्या होता है। ये फ्लूइड जो होते हैं ये इसी के एग्जाम्पल्स होते हैं, ठीक है, मतलब कि सॉरी इसी की कैटेगरी में आ जाते हैं, स्यूडोप्लास्टिक, बिंगम प्लास्टिक, ठीक है, ये सब क्या होते हैं इसी की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो ये हमारे पास फ्लूइड्स हो गया, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो ये फ्लूइड आपको आपके समझ में आया होगा, ठीक है। तो फ्लूइड में आपसे को यही देखना है। अब फर्स्ट चैप्टर में इंट्रोडक्शन में इतना दिया गया, ये भी हमने ज़्यादा बता दिया कि ये सब चीज़ें इंट्रोडक्शन में नहीं दे रखी हैं, केवल इंट्रोडक्शन में यही दो दिया गया है, आइडियल फ्लूइड क्या होता है, रियल फ्लूइड क्या होता है, आप जान लीजिए, लेकिन ये सारी चीज़ें आपसे को बताई जा रही हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं प्रॉपर्टी, चूँकि प्रॉपर्टी आप पढ़े रहेंगे, प्रॉपर्टी से आपसे जो है वो क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आते हैं, इसलिए आप सभी अच्छे से प्रॉपर्टी को पढ़िए। देखिए कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है फ्लूइड की। अब सबसे पहले बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। सेकंड चैप्टर की बात कर रहे हैं अब हम, ठीक है। तो कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है, सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारी होती है डेंसिटी, या फिर जिसको मास डेंसिटी बोल देते हैं। क्या पहली प्रॉपर्टी डेंसिटी, या फिर जिसको इसी को हम क्या बोलते हैं, मास डेंसिटी। अब मास डेंसिटी क्या होता है, ठीक है, इसको रो से प्रदर्शित करते हैं, रो। तो मास डेंसिटी जो होता है रो, मास ऑफ फ्लूइड्स, ठीक है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम मास डेंसिटी कहलाती है, ठीक है। ऐसे आप याद रखेंगे तो जब शब्दों में चीज़ों को याद रखेंगे तो आपसे कुछ जल्दी याद होगी। जैसे आप सभी, या कि दिख नहीं रहा आपको, डेंसिटी और मास डेंसिटी, ठीक है। अब डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या कहलाती है, डेंसिटी कहलाती है, ठीक है। तो ये आप शब्दों में याद रखेंगे चीज़ों को, आपको ज़्यादा टाइम तक, ज़्यादा समय तक याद रहेंगी, इसलिए आप शब्दों में याद रखिए। मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या कहलाती है, डेंसिटी या फिर मास डेंसिटी कहलाती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ जाती है, ठीक है। अगर वाटर की बात करते हैं, डेंसिटी, वाटर की डेंसिटी कितना होता है, 1000 kg पर सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारे पास वाटर की होती है। सेम ऐसे मरकरी क्या होता है, 13,600 kg पर मीटर क्यूब। फिर ऐसे हमारा ऑयल का होता है, ठीक है, लगभग 860 के आसपास, 860 800 ऐसे अराउंड कुछ होता है, ठीक है। ऐसे कुछ जो हमारे जो फ्लूइड्स हैं उनकी डेंसिटी बताई गई है, स्टैंडर्ड डेंसिटी होती है, ठीक है। जैसे वाटर का हो गया, मरकरी का होगा, ऑयल का हो गया, ठीक है। जैसे आप जाएंगे, देखिए आप जाते हैं पेट्रोल डीजल को भरवाने, ठीक है, तो वहाँ पे देखेंगे आपसे को लिखा होगा डेंसिटी। एक तो आपसे को लिखा हुआ दिखता वहाँ पे कि रेट, ठीक है, आप को एक कॉलम दिखता वहाँ पे कि रेट, मतलब कि कितना रेट चल रहा है, जैसे कि इस टाइम लगभग 94 जो भी है, हमको करेक्ट नहीं पता, ठीक है। तो वहाँ पे आपको एक रेट देखने को मिलेगा और दूसरा डेंसिटी देखने को मिलेगा। डेंसिटी से आप उसकी प्योरिटी का पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये कितनी डेंसिटी होती है पेट्रोल की, डीजल की, ये वहाँ पे लिखा होता है, उसके अकॉर्डिंग आप बता सकते हैं कि वो कितना प्योर है, वो चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया डेंसिटी की बात। अब बात करते हैं नेक्स्ट, ये क्या होगा, डेंसिटी। अब स्पेसिफिक वेट या फिर इस वेट डेंसिटी, दूसरा हमारे पास क्या होता है, स्पेसिफिक वेट और वेट डेंसिटी, ठीक है।
ठीक है। स्पेसिफिक वेट, जहां पे अगर आप सभी को स्पेसिफिक कहीं पे लिखा हुआ दिख जाता है, ठीक है, तो उसको कर दीजिए, या फिर हाँ स्पेसिफिक कर देंगे तो वेट पर यूनिट वॉल्यूम, यहाँ पे स्पेसिफिक वेट है, वेट पर यूनिट वॉल्यूम। ऐसे अगर आप सभी को कहीं पे देखने को मिल जाता है स्पेसिफिक वॉल्यूम, तो वॉल्यूम पर यूनिट मास, जैसे जो आप सभी को देखने को स्पेसिफिक के साथ क्या है, वेट। हमने ये देखिए कोई चीज़ ऐसा फिक्स नहीं है, हमने खुद को याद रखने के लिए ये चीज़ें बनाई हैं, ठीक है। तो क्या स्पेसिफिक वेट, तो वेट आया वेट पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। स्पेसिफिक वॉल्यूम, वॉल्यूम पर यूनिट मास, मतलब कि जिस चीज़ की बात करेगा वो हमेशा ऊपर रहेगा, ये आप सभी को यहाँ पे याद रखना है। जिस चीज़ की बात करेगा वो हमेशा ऊपर रहेगा। स्पेसिफिक वेट की बात करता है तो इसको स्मॉल w से शो करते हैं। तो वेट पर यूनिट वॉल्यूम, ये क्या होता है, स्पेसिफिक वेट कहलाता है, ठीक है। अब वेट पर यूनिट वॉल्यूम, इसको क्या लिख सकते हैं, वेट को क्या लिख सकते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। मास mg, हमारे पास क्या होता है, वेट क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये हमारे पास मास होता है अपॉन में वॉल्यूम, ठीक है। ये क्या होगा, अब देखिए यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, डेंसिटी को हमने पढ़ा रो बराबर मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब ये क्या है, ये हमारे पास मास पर यूनिट वॉल्यूम हो गया ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, रो, और हमारे पास जी ऑलरेडी है तो W बराबर रो जी, ये हमारे पास फॉर्मूला आता है जो कि ज़्यादातर यूज होता है क्वेश्चंस में, ठीक है। आप सभी को एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर देखने को मिलेगा आप सभी के एग्जाम्स में, ठीक है, 2 नंबर में आ जाता है कभी भी। तो ये हमारे पास स्पेसिफिक डेंसिटी हो गया, सॉरी स्पेसिफिक वेट हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर बात करते हैं, ये स्पेसिफिक वेट हो गया। अब स्पेसिफिक वॉल्यूम की बात कर लेते हैं, किसकी, स्पेसिफिक वॉल्यूम, तीसरा स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है, स्पेसिफिक वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम पर यूनिट मास, जस्ट सी का ऑपोजिट, वॉल्यूम पर यूनिट मास, मतलब कि 1/रो, ये क्या होता है, स्पेसिफिक वॉल्यूम निकल के हमारे पास आता है। फिर बात करते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी की। कि ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही हैं, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी, अब देखिए बहुत सारा लोचा है इसके लिए, इसके पीछे स्पेसिफिक डेंसिटी, हाँ स्पेसिफिक ग्रेविटी या फिर इसी को स्पेसिफिक डेंसिटी हम बोल देते हैं, ठीक है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, अब इसको अगर आप देखेंगे कहीं पे आपसे को एस से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। आप अगर सॉइल मैकेनिक्स में जाएंगे तो वहाँ पे आपसे किसी को जी से मिलेगा, ठीक है। तो इससे आप कंफ्यूजन मत होइएगा कहीं पे एस और जी से, ठीक है। तो ये अगर फ्लूइड में बात करेंगे या फिर हाइड्रोलिक में बात करेंगे तो एस से प्रदर्शित करेंगे, और अगर आप जब जाएंगे सॉइल मैकेनिक्स में तो वहाँ पे इसको जी से प्रदर्शित करते हैं, वहाँ पे एस का मतलब कुछ और हो जाता है, वो हम आपको सभी को बताएंगे जब सॉइल मैकेनिक्स पढ़ाया जाएगा तो, ठीक है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये हमारे पास क्या होता है फॉर्मूला, स्पेसिफिक ग्रेविटी या फिर मार्कर स्पेसिफिक डेंसिटी भी इसी को बोलते हैं। आपका सभी को दिख रहा होगा अच्छे से, ठीक है। एक सेकंड, अगर नहीं दिख रहा हो तो अब दिखेगा, ठीक है। हाँ, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी या फिर स्पेसिफिक डेंसिटी,
डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, जिस फ्लूइड का हमको डेंसिटी ज्ञात करना, जैसे कि हमको वाटर की डेंसिटी ज्ञात करनी है और हमारे पास जो स्पेसिफिक ग्रेविटी वो 0.8 दे रखा है, ठीक है। एस बराबर हमारे पास 0.8 दे रखा है और हमको क्या बोला कि ऑयल की डेंसिटी ज्ञात कीजिए, तो क्या हो जाएगा एस बराबर डेंसिटी ऑफ ऑयल अपॉन में डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। अब डेंसिटी ऑफ वाटर हमको पता है कितना, 1000 kg पर मीटर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो एस यहाँ से क्या हो जाएगा, ऑयल इज इक्वल टू 0.8, हमारे पास स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी है, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, तो ये हमारे पास 800 kg पर मीटर क्यूब हमारे पास निकल के आ जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम से देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये हो गई नेक्स्ट प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट बात करते हैं कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, फ्लूइड का वह गुण जिसके कारण, ठीक है, हम उसको कंप्रेस कर सकते हैं, वो उसकी कंप्रेसिबिलिटी कहलाती है, ठीक है, जिसको हम संपीड्यता बोलते हैं, ठीक है। 5 कंप्रेसिबिलिटी एंड बल्क डेंसिटी। बल्क डेंसिटी, बल्क मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, इसको अक्सर क्या होता है साथ में पढ़ा जाता है, क्यों, क्योंकि जो हमारी कंप्रेसिबिलिटी होती है इसको बीटा से प्रदर्शित करते हैं और जो बल्क डेंसिटी जो होता है वो, सॉरी कंप्रेसिबिलिटी जो होता है वो बल्क मॉडुलस का इनवर्स होता है, इसको के से प्रदर्शित करते हैं। तो बीटा इज इक्वल टू 1/k, ये कॉम्प्रेसिबिलिटी इज इक्वल टू 1/k हमारा कहलाता है, ठीक है, मतलब 1 मॉडुलस, बल्क मॉडुलस ये हमारे पास निकल के आता है। अब जो डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे पास होता है बीटा, अगर हमको निकालना होता है तो ये हम कैसे ज्ञात करते हैं, माइनस dv/vd रो, ये हमारे पास निकल के आता है, ठीक है, मीटर स्क्वायर पर न्यूटन, ठीक, ये हमारे पास कॉम्प्रेसिबिलिटी निकल के आता है। बीटा इज इक्वल टू माइनस, ध्यान दीजिएगा माइनस रहेगा यहाँ पे dv/vd रो, ये हमारे पास निकल के आता है कॉम्प्रेसिबिलिटी का फॉर्मूला। तरल का वह गुण जिसके कारण बाहरी दाब लगाने से उसके आयतन में परिवर्तन होता है, ठीक है। तरल का वह गुण जिसके कारण, जो अगर बाहर से कोई प्रेशर लगाएंगे उसके कारण उसके आयतन में जो परिवर्तन होगा उसी को क्या बोलते हैं, कंप्रेसिबिलिटी बोलते हैं, ठीक है। और बल्क मॉडुलस क्या होता है, इसी का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है, इसी का उल्टा होता है। तो ये हमारे पास होगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रेशर। प्रेशर जानते हैं आप लोग, किसी वस्तु पर इकाई, किसी वस्तु के इकाई क्षेत्रफल पर लगाए गए फोर्स को, किसी वस्तु के इकाई क्षेत्रफल पर लगाए गए फोर्स को, ठीक है, किसी वस्तु का इकाई क्षेत्रफल हो गया, इस पर जो फोर्स हम लगाएंगे ऊपर से, ठीक है, P हम फोर्स लगा रहे हैं, F फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। तो प्रेशर हमारे पास P होता है F/A, इकाई क्षेत्रफल पर लगाए गए फोर्स को क्या बोलते हैं, हम प्रेशर बोल देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रेशर होता है। फिर वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर क्या होता है, वेपर प्रेशर मतलब कि जो वेपर द्वारा, जैसे क्या होता है कि आप जब कभी चावल, अगर जैसे आप लोग क्या करते हैं अगर हॉस्टल में रहते हैं, ठीक है, तो आप लोग कभी कभी क्या करते हैं, कुकर अगर आप सभी के पास नहीं होता तो आप क्या करते हैं, उसमें कोई भगोना होता है आप सभी के पास, तो उसमें क्या करते हैं आप चावल रख देते हैं बनने के लिए। तो क्या होता है उस पर ढक्कन रखते हैं ढकने के लिए, तो ढक्कन क्या होता है कभी कभी ऐसे ऊपर उठता है, तो वो क्यों, वेपर जो उसमें गैस बन रही है, गैस एक तरह से वो वेपर हो गया हमारे लिए, तो वो वेपर क्या करता है उस पर प्रेशर लगाता है, बाहर निकलने की कोशिश करता है, क्योंकि क्या करता है गैस फैलने की हमेशा कोशिश करेगा, तो वो बाहर की तरफ क्या करेगा, हमेशा निकलने की कोशिश करेगा, जिससे क्या होगा उस ढक्कन पर प्रेशर पड़ेगा, ठीक है। जब उस ढक्कन पर प्रेशर पड़ेगा तो वो ढक्कन ऊपर उठेगा, ठीक है, इसीलिए तो सीटी लगती है कुकर में, ठीक है। वो प्रेशर जो अंदर बनता है वो वेपर को बाहर निकालने के लिए क्या होती है, वो सीटी लगती है उसमें, और क्या होता है इसमें भगोने में बात करते हैं तो वो ऊपर उठा दिया जाता है या फिर अपने आप वो ऊपर उठ जाती है, जिससे कि वेपर उसमें से बाहर निकल जाता है और प्रेशर अंदर का कम हो जाता है। और अगर वही प्रेशर बाहर ना निकल पाए तो वो जो वेपर अगर बाहर ना निकल पाए तो प्रेशर क्या होता है बढ़ जाता है और कुकर वो वहीं पे फट जाता है, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास
वेपर प्रेशर, ठीक है, वेपर प्रेशर हो गया। फिर अगर बात करते हैं यहीं पे किसकी, विस्कोसिटी, ठीक है, जो कि आपसे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, विस्कोसिटी, श्यानता जिसको बोलते हैं, ठीक है, क्या श्यानता बोलते हैं। अब ये क्या होता है, किसी तरल का वह गुण, किसी तरल का वह गुण जिसके कारण वो फ्लो कर सकती है, उसी को क्या बोलते हैं, विस्कोसिटी बोलते हैं, श्यानता बोल देते हैं, ठीक है। अब श्यानता अलग तरीके से डिफाइन किया जा सकता है, ठीक है, किसी फ्लूइड का वह गुण, किसी फ्लूइड का वह गुण जिसके कारण, ठीक है, विस्कोसिटी क्या होती है, वो थोड़ा सा मिस्टेक है, किसी फ्लूइड का वह गुण जिसके कारण जो हमारे तरल होता है वो एक सतह पर, ठीक है, क्या होता है, एक सतह का दूसरी सतह पर फिसलने से विरोध करती है, ठीक है। जैसे क्या होगा, आप जब भी एक पानी लीजिए और एक मरकरी थोड़ा सा लीजिए, ठीक है, थोड़ा सा पानी लीजिए, थोड़ा सा मरकरी पारा आप लीजिए, पानी को आप फेंकेंगे तो वो ज़्यादा फोर्स नहीं लगाएंगे तो भी क्या करेगा, वो कम टाइम में ज़्यादा दूर तक ट्रेवल करेगा। जैसे कि ये हमारे पास क्या है, ये पानी हमारे पास क्या है, इसमें फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल होगा, ठीक है, एक मॉलिक्यूल यहाँ है, एक मॉलिक्यूल यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, ठीक है, एक यहाँ है, ये 5 मॉलिक्यूल हमारे पास है। तो क्या होगा, ये फ्लो करेगा, तो ये किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, आप जैसे इसको, जैसे क्या करेंगे, आप पानी लीजिए ऐसे फेंक दीजिए, वो क्या करेगा, फ्लो करके थोड़ा दूर तक चला जाएगा। लेकिन अगर आप मरकरी लेते हैं, उसको फेंकते हैं उसी फोर्स से, जितनी फोर्स से आपने वाटर के फेंका था, तो वो उतनी जाएगी जितनी दूर तक वाटर गया है। क्यों, क्योंकि वो ज़्यादा विस्कस फ्लूइड है, मतलब कि उसमें जो एक लेयर और दूसरी लेयर के बीच में कांटेक्ट है, जो रेजिस्टिंग फोर्स है वो ज़्यादा है, किसमें, मरकरी में, इसलिए वो ज़्यादा दूर तक फ्लो नहीं करती है, ठीक है। वही गुण जो एक सरफेस का दूसरी सतह पर फिसलने से विरोध करती है, वही कहलाती है विस्कोसिटी, ठीक है। अब विस्कोसिटी डायग्राम, इससे हम क्या करते हैं, प्रेशर डायग्राम भी बना सकते हैं, ठीक है। जैसे क्या है, ये कोई बॉडी है जिसमें क्या कर रहा है, वाटर फ्लो कर रहा है, इसको हम हटा देते हैं। अब इसमें वाटर फ्लो कर रहा है। अब देखिए, बहुत माइक्रो लेवल पर अगर इस सरफेस को हम जूम करके देखेंगे तो ये हमको सरफेस रफ दिखाई देगा, ठीक है, सरफेस क्या होगा, रफ दिखाई देगा। तो उसके लिए क्या होगा, यहाँ पे कुछ मान लेते हैं, ये सरफेस जो हमारा, ये कुछ ऐसे बना हुआ है, हम बहुत माइक्रो लेवल पर जाके देख रहे हैं, तो ये सरफेस हमारा ऐसे है, तो जिसके कारण क्या होगा, यहाँ का जो मॉलिक्यूल होगा वो मॉलिक्यूल आगे नहीं बढ़ पाएगा, ठीक है, लेकिन ये मॉलिक्यूल आगे जा सकता है। जब ये मॉलिक्यूल आगे जाएगा तो इसके जस्ट पहले और जो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल है वो कहेगा नहीं भाई तुम रुको, ठीक है। अब चूंकि ये इसको अपोज कर रहा है, ये आगे जा रहा है, ठीक है, सरफेस क्या कर रहा है, इसको अपोज कर रहा है, फिर ये इसको अपोज करेगा, ठीक है, ये फिर आगे जाएगा, फिर ये आगे जाने की कोशिश करे तो ये इसको अपोज करेगा, ठीक है। तो ऐसे क्या करेगा, ये एक दूसरे को अपोज करेंगे, तो ये ऊपर वाला सरफेस जो होगा, देखिए ये जो ऊपर वाला मॉलिक्यूल होगा ये सबसे ज़्यादा आगे जाएगा, नीचे वाला मॉलिक्यूल और कम जाएगा, ये और कम जाएगा, ये यहीं पर जाएगा। तो ये हमारा प्रेशर डायग्राम कुछ इस तरह से मतलब कि बन के आता है, ठीक है। यहाँ से क्या करते हैं, हम टाउ न्यूटन लॉ लगाते हैं, तो यहाँ से हमारा निकल के आता है टाउ इज इक्वल टू डी यू, टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी यू बाई डी वाई। जब ये साइन रखता है तो हमारे पास म्यू एक कांस्टेंट आता है, डी यू अपॉन डी वाई। अब ये शियर फोर्स क्या होता है, ये होता है शियर फोर्स, ठीक है, शियर फोर्स, जितना फोर्स हमने लगाया इसको फ्लो करवाने के लिए वो फोर्स हमारी ये है शियर फोर्स। म्यू क्या हो गया, विस्कोसिटी हो गया, डी यू बाई डी वाई क्या हो गया, ये हो गया रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, रेट ऑफ शियर स्ट्रेन,
ये हमारे पास निकल के आता है। ठीक है, इस फॉर्मूले से आप म्यू निकाल सकते हैं। अक्सर इस फॉर्मूले से आपसे को क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और अगर आप किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं तो वहाँ पे आपसे को क्वेश्चन ये आता है कि सबसे पहले तो पूछा क्वेश्चन वहाँ पे न्यूटोनियन फ्लूइड क्या होता है, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड क्या होता है। वहाँ पे देगा कि जो एक अगर पूछेगा न्यूटोनियन फ्लूइड क्या होता है, तो वहाँ पे आपसे को एक ऑप्शन ये देगा कि शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। दूसरा ऑप्शन देगा शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शियर डिफॉर्मेशन। ठीक है, रेट ऑफ डिफॉर्मेशन बोल सकते हैं फिर। और नेक्स्ट ऑप्शन देगा कि ए एंड बी दोनों, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट ऑप्शन आपसे को देगा इनमें से कोई नहीं, तो कौन सा सही होगा? वहाँ पे ए एंड बी दोनों सही होगा, क्योंकि ये जो टाउ होता है ये डी थीटा इज इक्वल डी टी ये होता है, ये हमारे पास होता है डिफॉर्मेशन, रेट ऑफ शियर डिफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इस तरीके से आपसे का क्वेश्चन आता है। लेकिन अगर आप सभी डिप्लोमा में बात करते हैं तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपसे को न्यूमेरिकल भी आ सकता है, आपसे को डेफिनेशन भी पूछ सकते हैं कि विस्कोसिटी क्या होती है। अगर 2 नंबर में पूछता तो आपसे को ये फार्मूला बनाना पड़ेगा, ये डायग्राम बनाना पड़ेगा और अच्छे से बताना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास निकल के आती है। अगर इसकी यूनिट की बात कर रहे हैं तो यूनिट क्या होता है? ठीक है, इसके अगर यूनिट की बात करें न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, ये हमारे पास यूनिट होती है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर विस्कोसिटी की बात करते हैं तो विस्कोसिटी हमारे पास 2 होती है, एक डायनेमिक विस्कोसिटी, एक काइनेमेटिक विस्कोसिटी। अब डायनेमिक विस्कोसिटी क्या होती है? अगर बात करते हैं डायनेमिक विस्कोसिटी, और दूसरा हमारे पास होता है काइनेमेटिक विस्कोसिटी। अब डायनेमिक विस्कोसिटी क्या होती है? अभी हमने पढ़ा टाउ इज इक्वल टू म्यू डी यू बाई डी वाई। हमारे पास क्या होता है? डायनेमिक विस्कोसिटी। अगर काइनेमेटिक विस्कोसिटी की बात करते हैं तो 1 बाई, इसको म्यू से डिनोट करते हैं, इसको न्यू से, तो ये न्यू है। तो न्यू इज इक्वल टू क्या होता है? रो बाई म्यू। ये हमारे पास क्या होता है? काइनेमेटिक विस्कोसिटी निकल के आती है। ठीक है, क्या ये हमारे पास काइनेमेटिक विस्कोसिटी निकल के आती है। ठीक है, म्यू बाई रो। ठीक है, ये हमारे पास काइनेमेटिक विस्कोसिटी निकल के आती है। काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होता है? डायनेमिक विस्कोसिटी अपॉन में डेंसिटी, वो हमारी क्या कहलाती है? काइनेमेटिक विस्कोसिटी कहलाते हैं, जिसको हम न्यू से प्रदर्शित करते हैं। तो इस हिसाब से का क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, अब इसको हम जो डायनेमिक विस्कोसिटी होती है न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, इसको हम ट्वाइस में भी लिखते हैं, और इसकी जो यूनिट होती है वो मीटर स्क्वायर पर सेकेंड होती है, या फिर इसी को हम स्ट्रोक्स से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास कई तरह से इसकी जो डेंसिटी है वो लिखी जा सकती है। तो ये हो गई क्या? विस्कोसिटी। अब नेक्स्ट अगर बात करते हैं, ठीक है, क्या है हमारे पास? कोहेजन हो गया, एडहेजन हो गया। कोहेजन क्या होता है कि अगर सेम पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन फोर्सेस है तो हमारे पास कोहेजन, उसको कोहेजन बोलेंगे। ठीक है, क्या सेम पार्टिकल्स के बीच में, मतलब कि यहाँ पे आपका वेटिंग फ्लूइड नॉन वेटिंग फ्लूइड का भी जो कॉन्सेप्ट है वो भी आ जाता है, लेकिन अभी आपसे को वो नहीं बताया जाएगा, वो किसी पर्टिकुलर लेक्चर में हम आपसे को बताएंगे कि वेटिंग फ्लूइड क्या होता है, कब हमारा कपड़ा भीग जाता है और कब हमारा कपड़ा नहीं भीगेगा। ठीक है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, तो कोहेजन फिलहाल आप जान लीजिए कोहेजन क्या होता है। ठीक है, जब भी सेम पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगता है तो हमारा कोहेजन फोर्स कहलाता है, कोहेजन कहलाता है। ठीक है, अगर बात करते हैं कि डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर अट्रैक्शन फोर्स लगता है, जैसे पानी और कपड़ा, पानी अलग है और कपड़ा हमारा अलग है, इनके बीच में जो फोर्स अट्रैक्शन फोर्स लगेगा वो हमारा क्या होगा? एडहेजन होगा, जिसके कारण क्या होता है? हमारा जो कपड़ा होता है वो भीग जाता है। ठीक है, उसमें एडहेजन फोर्स होता है। फिर सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन क्या होता है उसकी बात कर लेते हैं।
पेन टपक गया, देखिए। सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव, ठीक है। अब दो मॉलिक्यूल, दो इमिसिबल फ्लूइड्स, ठीक है, दो इमिसिबल फ्लूइड्स या फिर जैसे द्रव तथा गैस, या फिर द्रव और दूसरे द्रव, ठीक है, जैसे कि दो इमिसिबल फ्लूइड हो गया, एक वाटर हो गया, दूसरा ऑयल हो गया, ठीक है। हमने क्या किया, एक जार लिया, उसमें हमने वाटर डाल दिया और ऑयल डाल दिया, दोनों एक दूसरे से मिलते नहीं है, इमिसिबल फ्लूइड होते हैं, मतलब कि वो अलग अलग हमको दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। तो उनके जो सरफेस होते हैं, ठीक है, जो कांटेक्ट सरफेस होता है उसके बीच में एक फोर्स लगता है जिसको हम बोल देते हैं सरफेस टेंशन। या फिर अगर बात करते हैं, एक कंटेनर लिया हमने, इसमें हमने क्या किया, वाटर भर दिया, तो इसके जो टॉप पर जो मॉलिक्यूल होगा, ठीक है, इसमें क्या होगा हमारा, सरफेस टेंशन इस पे लगता है। अगर यहाँ पे कोई मॉलिक्यूल है तो इस पे सरफेस टेंशन नहीं लगेगा, क्योंकि ये जो इसके आसपास वाले मॉलिक्यूल हैं ये इसको काउंटर बैलेंस कर देते हैं, इसलिए इस पर क्या होगा, सरफेस टेंशन नहीं लगता। तो ये हमारे क्या होते हैं, सरफेस टेंशन या तो द्रव तथा गैस के बीच में होगा, गैस यहाँ पे क्या, एयर हो गया, हवा हो गया, द्रव तथा गैस के बीच जो सरफेस होगा उस पर या तो हमारा सरफेस टेंशन है क्या, या तो एक द्रव, ठीक है, और दूसरे द्रव के बीच में भी हो सकता है, ठीक है। जैसे हमारा मरकरी हो गया, वाटर हो गया, वाटर ऑयल हो गया, ये दोनों कभी भी एक दूसरे से मिलेंगे नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा, सरफेस टेंशन लगता है, जिससे कि ये एक दूसरे से मिलते नहीं, तो ये हमारा सरफेस टेंशन कहलाता है। अगर इसकी डेफिनेशन आप सभी को लिखना है तो डेफिनेशन क्या लिखेंगे, किसी द्रव तथा गैस या एक द्रव और दूसरे द्रव, ठीक है, आपस में ना मिलने वाली द्रव, ठीक है, दूसरा द्रव कौन सा होगा, जो आपस में दूसरे पहले वाले द्रव से मिले ना, ठीक है, कि संपर्क सतह पर जो खिंचाव या तनाव होता है उसी को क्या बोलते हैं, उसी को हम सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, कैपिलरिटी। कैपिलरिटी अब क्या होता है, जब क्या होता है, कोई हमारे पास मान लेते हैं ये एक कंटेनर है, कंटेनर में हमने क्या किया, वाटर को डाल दिया, एक कंटेनर लिया हमने, इसमें पूरा वाटर हमने क्या क्या भर दिया, इसमें एक बहुत पतली नली क्या करते हैं हम डाल देते हैं, ठीक है, बहुत पतली नली, ठीक है, वो जो नली का डाया होता है वो लगभग 12 mm के आसपास होता है, 12 mm का मतलब आप समझ सकते हैं, बहुत पतली नली, ठीक है, 1 सेंटीमीटर से थोड़ा सा ज़्यादा, ठीक है, इतनी पतली अगर हम नली इसमें डाल देते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, इसमें पानी, या तो अगर ये पानी है तो क्या होगा, ये ऊपर चढ़ जाएगा, लेकिन अगर इसी में पारा है तो क्या होगा, इसमें अगर पानी है तो पानी इसमें क्या होगा, यहाँ तक ऊपर चढ़ाएगा, ठीक है। तो ये या तो हो सकता है, या तो ऐसा हो सकता है, अगर इसमें पारा भरा हुआ है तो वो ऐसे नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे क्या होता है कि मतलब कि इस क्रिया में बहुत कम व्यास की नली को यदि किसी द्रव में डुबोया जाता है तो या तो वो द्रव नली में ऊपर चढ़ जाता है या तो नली में नीचे गिर जाता है, तो इसी क्रिया को क्या हम केशिकात्व या तो कैपिलरिटी बोल देते हैं, कैपिलरिटी या फिर केशिकात्व, इसी क्रिया को बोलते हैं, ठीक है। अब हाइट ऑफ कैपिलरी राइज, ठीक है, हाइट ऑफ कैपिलरी राइज निकालने का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, आपका ये अक्सर पूछ लिया जाता है, ठीक है, हाइट ऑफ कैपिलरी राइज, तो ये आप याद रखेंगे कितना होता है हमारे पास, 4 सिग्मा कॉस थीटा रो जी डी, 4 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन रो जी डी। अब ये हमारे पास क्या होता है, कैपिलरी राइज या फिर कैपिलरी फॉल निकालना है यहाँ पे, तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। रो क्या होता है, डेंसिटी, टी क्या होता है, डायमीटर, और जी क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यूटी, मतलब कि ग्रेविटी, ठीक है। सिग्मा क्या होता है, सरफेस टेंशन,
सिग्मा क्या होता है सरफेस टेंशन, और थीटा एंगल आप सभी को दिया रहेगा। कौन सा एंगल, वो आप सभी जब अच्छे से ब्रीफ में सब कुछ पढ़ेंगे, वैसे जनरली आप सभी को क्वेश्चन में सब कुछ दिया रहेगा, ठीक है, आप सभी को कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। तो ये क्या होगा, कैपिलरिटी, आपके कैपिलरी के शायद आए आपकी कैपिलरिटी के बारे में आप सभी को समझ में आएगा, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी जिनके बारे में आप सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक क्या होगा, डेंसिटी, मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, और हाँ, और स्पेसिफिक वेट पर यूनिट वॉल्यूम, स्पेसिफिक वॉल्यूम पर यूनिट मास, और स्पेसिफिक ग्रेविटी डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अपॉन में डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। कॉम्प्रेसिबिलिटी, उसको दबाने की जो प्रॉपर्टी होती है वो उसकी कॉम्प्रेसिबिलिटी का होती है, और बल्क मॉडुलस उसी का रेसिप्रोकल होता है। विस्कोसिटी, एक सरफेस पर जो फ्लूइड, ऐसे फ्लूइड की वो प्रॉपर्टी जो एक सरफेस पर दूसरे सरफेस को फिसलने का विरोध करती है, उसी को प्रॉपर्टी क्या बोल देते हैं, विस्कोसिटी बोल देते हैं। सरफेस टेंशन, एक सरफेस मतलब कि एक द्रव और गैस या फिर एक द्रव तो दूसरे द्रव जो एक दूसरे में मिलते ना हो, उनके सरफेस पर जो फोर्स काम करता है उसी को हम सरफेस टेंशन बोलते हैं। कैपिलरिटी क्या होता है कि अगर किसी द्रव में हम बहुत पतली डाई का मतलब बहुत कम डाई वाले ट्यूब को डालते हैं तो उसमें या तो कैपिलरी जो होगा वाटर मतलब कि जो फ्लूइड होगा वो या तो ऊपर चढ़ेगा या तो नीचे फॉल कर जाएगा उस नली में, ठीक है, नली में फॉल करेगा, जानिएगा। तो जो फ्लूइड होती है उसकी इस प्रॉपर्टी को बोल देते हैं कैपिलरिटी या फिर केशिकात्व बोल देते हैं। अब ध्यान दीजिएगा एक चीज यहाँ पे केशिकात्व का एक एग्जांपल आपसे को देखने को मिलता है कि जो पानी होता है कहाँ पे, जमीन में जो पानी होता है वो पेड़ों तक कैसे जाता है, पेड़ हरे भरे कैसे रहते हैं, पानी तो हम जमीन में देते हैं ना, जड़ में देते हैं, तो वो क्या केशिकात्व क्रिया के द्वारा क्या करते हैं, पानी को एब्जॉर्ब करते हैं, ऊपर ले जाते हैं, जिससे क्या होते हैं वो पानी पूरे, आपने पढ़ा होगा जाइलम और फ्लोएम, ठीक है, क्या होता है काम इनका, एक का काम होता है खनिज लवण को पहुंचाना और दूसरे का काम क्या होता है कि वाटर को पूरे जो तने होते हैं जो पत्ते होते हैं वहां तक पहुंचाना, ठीक है। तो वो कैसे पहुंचाते हैं, वो केशिकात्व क्रिया द्वारा कैपिलरिटी के द्वारा क्या करते हैं, वहां से जमीन से पानी को लेते हैं और एब्जॉर्ब करके सारी जो पत्तियां होते हैं जो तने होते हैं वहां तक पहुंचाते हैं। तो ये हमारा केशिकात्व हो गया, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ वाटर क्या होता है ये पढ़ लीजिएगा आप, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी हो गया। यहाँ पे एक चीज और आता है, ठीक है, एक्सेस प्रेशर, आप ध्यान दीजिएगा। अब अगर वीडियो आपको सभी को पसंद आ रही तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। आप सभी को सारे सब्जेक्ट के लेक्चर आप इस चैनल पर देखने को मिल जाएगा। बाकी अगर आपको अच्छे से पढ़ना तो सारे लेक्चर का जो प्लेलिस्ट का लिंक आप सबको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से सारे लेक्चर्स को पढ़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं प्रेशर, एक्सेस प्रेशर, ठीक है। अब एक चीज चलिए ठीक कोई बात नहीं, एक चीज आप एडिशनल याद रखिएगा, ठीक है, कैपिलरी राइज कब होगा, ठीक है, मतलब कि वाटर कब ऊपर उठेगा नली में, ठीक है, कब ऊपर उठेगा, जब एडेजन फोर्स ज्यादा होगा कोहेजन से, तो क्या होगा, ये कैपिलरी राइज उसमें देखने को आप सभी को मिलेगा, ठीक है। और अगर कैपिलरी फॉल की बात करते हैं तो इसी का जस्ट अपोजिट, सॉरी कोहेजन फोर्स, ठीक है। ये थोड़ा सा एडिशनल है जिसको आप याद रखिएगा, ठीक है। अगर आप ये सब लिख के आएंगे तो डेफिनेटली आप सभी को नंबर औरों से जो बाकियों को मिल रहे हैं उनसे बेटर मिलेंगे, ठीक है। तो ये होगा कैपिलरी राइज और कैपिलरी फॉल।
इसको आप शॉर्ट में एक नोट्स अगर बनाते चलेंगे तो आपसे का रिवाइज हो जाएगा, तो इसलिए आपसे लिखते चलिएगा शॉर्ट में एक रफ कॉपी या फिर कोई ऐसी कॉपी जिसमें आप रिवीजन करते हैं, ठीक है। तो एक्सेस प्रेशर की बात करते हैं, ठीक है। डायरेक्ट हम फॉर्मूले की बात करेंगे, कैसे आया, कहाँ से आया, ये इसकी बात नहीं करेंगे, ठीक है। प्रेशर इनसाइड ड्रॉपलेट, क्या प्रेशर इनसाइड ड्रॉपलेट, ये हमारे पास क्या होता है 4 सिग्मा बाई डी। इसी को आप आर के फॉर्म में लिख सकते हैं। आर के फॉर्म में डी बराबर क्या होता है 2r, तो ये 2 सिग्मा बाई आर हो जाएगा, ठीक है, लिख सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं प्रेशर इनसाइड बबल, 8 सिग्मा बाई डी। नेक्स्ट बात करते हैं प्रेशर इनसाइड लिक्विड जेट। देखिए ये ड्रॉपलेट क्या होता है, एक वो पानी की ड्रॉप जानते हैं ना, जो पानी बरसता है, यहाँ पे कितना सरफेस बन रहा है, एक सरफेस बन रहा है, ठीक है, जिसके बीच में हमारा सरफेस टेंशन लगेगा, तो इसलिए इसमें 4 सिग्मा बाई डी होता है। अब ड्रॉप की बात करते हैं, सॉरी बबल की बात करते हैं। बबल क्या होता है, हॉलो होता है, ठीक। तो यहाँ पे एक सरफेस ये बनेगा जहाँ पे आप सभी का सरफेस टेंशन लगे, और दूसरा सरफेस ये बनेगा, यहाँ पे एक हवा होगा ना, तो इसलिए यहाँ पे 8 सिग्मा बाई डी होता है। लेकिन अगर लिक्विड जेट की बात करते हैं तो ये होता है हमारे पास पी बराबर 2 सिग्मा बाई डी, ठीक है। अब लिक्विड जेट मतलब कि आप पानी लीजिए, पानी लेने के बाद सॉरी आप पाइप से पानी खेतों में डालते होंगे या फिर अपनी गाड़ी धुलते होंगे, तो क्या करेंगे आप पानी लेंगे तो वो हमारे जेट होता है, ठीक है। वो एक तरह से जेट का काम करता है कि पानी डायरेक्ट पाइप से बाहर निकल रहा है, तो पाइप से क्या कर रहा है बाहर निकल रहा है, तो ये हमारे पास जेट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लेंथ ली जाती है, एक पर्टिकुलर सेक्शन लिया जाता है, तो इसलिए यहाँ पर निकल के आता है 2 सिग्मा बाई डी। इसका डिस्क्रिप्शन में बाद में बात करेंगे, अभी केवल डायरेक्ट फार्मूले के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो आपकी ये सब आप सभी लिख रहे होंगे। ये हो गया, और देखते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम अगर आप नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं इसका, तो आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप उस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आपसे को नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें हम वही चीज़ें पढ़ा रहे हैं जो आप सभी के लिए जरूरी है, ठीक है। जो बेकार की चीज़ें वो आप सभी को नहीं पढ़ाया जाएगा, बाकी डाल्टन स्यूडो प्लास्टिक मिंगम प्लास्टिक ये सब होगा। नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ठीक है। एक सेकंड, नेक्स्ट चैप्टर हमारा क्या आता है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, इसमें केवल 3 टॉपिक आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। एक पास्कल्स लॉ, दूसरा सेंटर ऑफ प्रेशर, कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्या फॉर्मूला सेंटर ऑफ प्रेशर का फॉर्मूला, और प्रेशर हेड, क्या प्रेशर हेड। आप नोट्स चाहते हैं या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप सभी को मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं उसको देखना चाहते हैं, क्या क्या टॉपिक्स आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, तो टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर आप जाएंगे चैनल के अबाउट में, वहाँ से आपसे कुछ मिल जाएगा लिंक आप। तो ये 3 टॉपिक्स केवल आप सभी के लिए इसमें इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रेशर क्या होता है, शुरू से करते हैं। प्रेशर आप सभी को पता है कि फोर्स पर यूनिट एरिया प्रेशर कहलाता है, ठीक है। तो पर यूनिट एरिया पर लगाए गए जो फोर्स होते हैं उसी को प्रेशर फोर्स या फिर प्रेशर बोलते हैं। टोटल प्रेशर, जो टोटल प्रेशर मतलब कि किसी सतह पर लगाए गए कुल बल जो होता है वो हमारा टोटल प्रेशर कहलाएगा, ठीक है। तो प्रेशर या फिर प्रेशर इंटेंसिटी क्या होता है, P इज इक्वल टू
फोर्स अपॉन में एरिया। फोर्स क्या होता है? न्यूटन। एरिया क्या होता है? मीटर स्क्वायर। ये इसकी यूनिट हो गया। इसी को हम क्या बोलते हैं? पास्कल। क्या? इसी को हम बोल देते हैं पास्कल। अब ये हो गया प्रेशर। अब अगर हमको प्रेशर हेड याद करें तो प्रेशर हेड कैसे याद करेंगे? P बराबर क्या होता है हमारे पास? रो जी एच। अब ये रो जी एच कहाँ से आया? रो जी एच, इसको आप ठीक है, रो जी एच। यहाँ पे एच क्या है? हाइट होता है, जिसको हम एच इक्वल टू पी अपॉन रो जी। रो जी को हम स्मॉल डब्ल्यू भी लिखते हैं। हमने आपसे उनको पढ़ाया अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है। बताया कि डब्ल्यू क्या होता है? रो जी, स्पेसिफिक वेट, स्मॉल डब्ल्यू रो जी होता है, ठीक है। तो इसको हम पी बाई डब्ल्यू भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा एच क्या कहलाता है? प्रेशर हेड। ये हो गया प्रेशर हेड। प्रेशर क्या होता है? प्रेशर हेड क्या होता है? ये आपको बताया गया। अब बात करते हैं पास्कल्स लॉ क्या होता है। अब यहाँ पे हमने पढ़ा पास्कल, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर किया हमने, पास्कल भी लिखा है। तो पास्कल कौन थे? हम क्यों इनका नाम ले रहे हैं? ये भी हमको जानने की जरूरत है। सॉरी। तो अब हम बात करते हैं पास्कल की। पास्कल ने क्या कहा? पास्कल ने कुछ यूं कहा कि अगर कोई लिक्विड है, ठीक है, अगर कोई लिक्विड है मतलब कि कोई तरल है, वो स्थिर अवस्था में एकदम स्थिर रखी गई है। तो जैसे क्या हुआ, ये कोई कंटेनर है, इसमें क्या किया हमने? वाटर भर दिया। क्या किया हमने? वाटर इसमें भर दिया और ये स्थिर अवस्था में है। तो ये सभी दिशाओं में, चारों दिशाओं में क्या करेगी? इक्वल फोर्स लगाएगी। यही क्या होता है? पास्कल्स लॉ ने, मतलब पास्कल ने कहा और इसको कह दिया कि ये हमारा लॉ भाई है, आप इसको पढ़ो, रटो, चाहे जो करो। हमने ये कह दिया, ठीक है। मतलब कि कोई जो फ्लूइड है अगर वो स्थिर अवस्था में है तो वो मतलब कि हर तरफ क्या करेगी? समान फोर्स लगाएगी। ये हमारी पास्कल्स लॉ होती है। अब पास्कल लॉ का डेरिवेशन होता है, जॉब सभी के एग्जाम्स में आता है, लेकिन हम यहाँ पे नहीं कराएंगे, ठीक, क्योंकि लेक्चर में कराया गया। अब यहाँ पे कराएंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, क्योंकि पूरा सब्जेक्ट अभी हमको रिवाइज करना, ठीक है। तो ये हमारा पास्कल ने कहा, हमने स्टेटमेंट बता दिया कि चलिए स्टेटमेंट लिख देते हैं। इंग्लिश में नहीं, हिंदी में लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे हिंदी के जो स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादा है, इसलिए हिंदी में ही लिखते हैं। पास्कल के नियमानुसार, हमारी राइटिंग बहुत बेकार है, ठीक है, इसलिए पास्कल के नियमानुसार इन्वर्टेड कॉमा। देखिए लिखने का जो स्टाइल होता है, आप लोग जितना अच्छे से लिखेंगे, जितना व्यवस्थित ढंग से लिखेंगे, उतना ही बढ़िया आप सभी को नंबर एग्जाम से मिलेगा। जैसे यहाँ पे आपको कॉमा देना, फिर इन्वर्टेड कॉमा देना, फिर इन्वर्टेड कॉमा में जो स्टेटमेंट है उसको लिखना, ठीक है। कोई भी तरल स्थिर अवस्था में स्थिर अवस्था में सभी दिशाओं में समान दाब लगाती, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। इस तरह से हम लिखते हैं तो ज़्यादा इफेक्टिव होता है। मतलब कि अगर कोई फ्लूइड का एलिमेंट है, यहाँ पे P1 फोर्स, यहाँ P2 फोर्स है, यहाँ पे P3 फोर्स है, तो P1 बराबर P2 बराबर, अगर एक नंबर में आता है तो आप एक ये स्टेटमेंट लिख दीजिएगा, ये लिख दीजिएगा, बस हो गया। बाकी अगर 3, 4, 5 नंबर में पूछता है तो आपको डेरिवेशन लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया पास्कल्स लॉ। अब पास्कल्स लॉ हो गया, ठीक है। पास्कल लॉ के बाद हमने क्या बताया था आपसे को? सेंटर ऑफ प्रेशर पढ़ना है, ठीक है। अब फंडामेंटल ऑफ हाइड्रोस्टैटिक्स पढ़ लेते थोड़ा सा कि फंडामेंटल ऑफ हाइड्रोस्टैटिक्स क्या होता है, क्योंकि कभी क्वेश्चन इस पर भी आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में। अगर बात करते हैं तो इस बार भी आ जाए, कोई भरोसा नहीं, BTU पे कोई भरोसा नहीं, कब कहाँ से क्या क्वेश्चन पेपर बना देता है उसका कोई भरोसा नहीं, ठीक है। इसलिए हमको पढ़ना पड़ेगा,
और अगर आप इसको लिख के आते हैं तो आपको जाहिर सी बात है बढ़िया नंबर और भी अच्छा नंबर मिल जाएगा। तो फंडामेंटल्स ऑफ हाइड्रोस्टैटिक्स, फंडामेंटल्स ऑफ हाइड्रोस्टैटिक्स। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण, ठीक है, द्रव के अंदर किसी बिंदु पर दाब तीव्रता, द्रव के अंदर किसी बिंदु पर दाब तीव्रता, उस बिंदु पर द्रव की ऊंचाई, ठीक है, किसी भी द्रव में, ठीक है, किसी भी द्रव के अंदर, ठीक है, जो दाब तीव्रता होती है, कोई द्रव हमारे पास, उसमें जो दाब तीव्रता मतलब कि प्रेशर इंटेंसिटी जो होती है, वो उस द्रव के हेड, जो प्रेशर हेड है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब कि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H। ये पहला हो गया। नेक्स्ट क्या है, स्थिर द्रव के कारण किसी बिंदु पर दाब तीव्रता सभी दिशाओं में समान होती है, ठीक है। स्थिर द्रव के कारण, स्थिर द्रव के कारण दाब तीव्रता मतलब प्रेशर इंटेंसिटी सभी दिशाओं में समान होती है। ये सेकंड लॉ हो गया, मतलब कि सेकंड फंडामेंटल हो गया। तीसरा क्या कहता है कि किसी सतह पर स्थिर अवस्था में द्रव का दाब, ठीक है, उस सतह पर लंबवत कार्य करता है। ये तीनों फंडामेंटल्स क्या होते हैं, पास्कल ने ही दिया है, ठीक, इसलिए पास्कल लॉ में ये तीनों फंडामेंटल लागू होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, जो द्रव का दाब होता है उस सतह पर लंबवत होता है, ठीक है, स्थिर अवस्था में किसी सतह पर स्थिर अवस्था में द्रव का दाब सतह पर लंबवत होता है। ये तीन फंडामेंटल्स है जो आप सभी को पता होना चाहिए, ठीक है। प्रेशर हेड हमने आपको बता ही दिया। अब यहाँ से क्वेश्चन आप सभी को आता है। नेक्स्ट आप सभी का आता है कि हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। ये क्या होता है, हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स क्या होता है, कुछ नहीं होता है, ठीक है। अगर कोई की बात करते हैं, हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स, अब क्या होता है, जैसे क्या कर रहा हम, कोई कंटेनर है, ठीक है, कंटेनर का जो वॉल्यूम है, ठीक है, वो डिफरेंट है, ठीक। कंटेनर है, जैसे कई कंटेनर हम लेते हैं, एक कंटेनर हमने ये ले लिया, यहाँ पे मान लेते हैं कुछ वाटर फ्लो कर रहा, एक कंटेनर हमने ये ले लिया, ठीक है, और एक कंटेनर हमने ये ले लिया, फिर एक कंटेनर हमने ये ले लिया। अब इसमें क्या है, जो वाटर है वो यहाँ तक सब में, इसमें वाटर है, ठीक है, ये क्या है, वाटर है। अब हाइट जो है एच सेम है, यहाँ पे P1 फोर्स लग रहा है, ठीक है, फोर्स F1 F2 F3 F4, लेकिन जो प्रेशर होगा P1 बराबर P2 बराबर P3 बराबर P4,
इसकी डेंसिटी चूंकि सेम है, रो रो रो, इसलिए क्या होगा, ये हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स रहता है कि अगर हाइट सेम है, ठीक है, और जो डेंसिटी है वो भी सेम है, तो जो सभी जो कंटेनर है उसमें जो प्रेशर होगा वो सेम होगा। और ये कितना वॉल्यूम है, वॉल्यूम पर डिपेंड नहीं करता है। फिर एरिया कैसा, किस शेप का हमारा कंटेनर है, किस वॉल्यूम का कंटेनर है, वो हमें उस पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये होगा हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स, ठीक है। अब बात करते हैं टोटल प्रेशर और सेंटर ऑफ प्रेशर हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, जो कि आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अब टोटल प्रेशर का फॉर्मूला आपको बता ही दिया गया है कि टोटल प्रेशर कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। टोटल प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, रो जी एच। अगर हमको कोई दे दिया कि डेंसिटी 800 वाली कोई वाटर है और कंटेनर में 4 मीटर हाइट तक है, तो हमको प्रेशर निकालिए, तो P बराबर रो जी एच से निकाल सकते हैं 810 और ये 4, ठीक है। तो ये हमारा प्रेशर निकल के आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हमको सेंटर ऑफ प्रेशर निकालना, ठीक है, एच बार प्लस आई जी अपॉन ए एच बार, या फिर इसको हम एक्स बार से लिख सकते हैं। ये हमारा सेंटर ऑफ प्रेशर COP का फॉर्मूला होता है। लेकिन ये कब होता है, जब हमारा प्लेट, जैसे ये कोई वाटर लेवल है, यहाँ तक वाटर भरा हुआ है, यहाँ तक क्या है, वाटर भरा हुआ, और यहाँ पर कोई प्लेट इस तरीके से रखी गई है या फिर कोई प्लेट इस तरीके से रखी गई है, तो हमारे लिए ये फॉर्मूला इसके लिए लगेगा, ठीक है। अब एक्स बार क्या होता है, इसके सेंटर से, इसके CG से, जो प्लेट है, जो भी कंटेनर हमारे पास है, जो पानी के अंदर है, उसके CG से फ्री सरफेस तक की जो हाइट होती है उसको एक्स बार लिखते हैं। आई जी क्या है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एरिया क्या है, इसका एरिया, ठीक। अब ये किसी भी शेप का हो सकता है, उसका एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होगा, उसका एक्स बार चेंज होगा, ठीक है। और लेकिन अगर हमारे पास इंक्लाइंड सरफेस है, मतलब कि यही सरफेस हम क्या करते हैं, कुछ यहाँ पे ऐसे किसी थीटा डिग्री पे, यहाँ से ये थीटा डिग्री पर, तो ये फिर सेंटर ऑफ प्रेशर का फॉर्मूला क्या हो जाता है, एक्स बार प्लस आई जी अपॉन एक्स बार साइन स्क्वायर थीटा, ये सेंटर ऑफ प्रेशर का फॉर्मूला हो जाता है, ठीक। तो इससे क्या करते हैं, रो जी एच टोटल प्रेशर का फॉर्मूला हो गया, सेंटर ऑफ प्रेशर ये वर्टिकल या फिर हॉरिजॉन्टल सरफेस के लिए, ये हमारे पास किसके लिए होता है, ये इंक्लाइंड सरफेस के लिए। इतना आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है, इतना आप सभी को याद होना चाहिए, ये आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट। और सेंटर ऑफ प्रेशर होता क्या है, ठीक है, सेंटर ऑफ प्रेशर क्या होता है, दाब केंद्र की गणना, ठीक है, घूर्ण के सिद्धांत से करते हैं। ये होगा सेंटर ऑफ प्रेशर। सेंटर ऑफ प्रेशर मतलब कि कहाँ पे टोटल प्रेशर काम कर रहा है। टोटल प्रेशर हमने निकाल लिया, रो जी एच इतना आया, लेकिन ये टोटल प्रेशर काम किस पॉइंट पे कर रहा है, इसका CG तो ये हो गया, ये तो CG हो गया, लेकिन जो टोटल प्रेशर है वो यहाँ काम कर रहा है, यहाँ काम कर रहा है, यहाँ काम कर रहा है, कहाँ पे काम कर रहा है, इस ऊंचाई से, ठीक है। इसको हम अगर H स्टार इसको लिखते हैं, ठीक है, इसी को H स्टार हम लिखते हैं, तो ये कहाँ पे काम कर रहा है, वही हमारा क्या कहलाता है, सेंटर ऑफ प्रेशर कहलाता है। नाम से भी आप सही इसको डेफिनेशन लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा आप सभी का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर में। नेक्स्ट बात करते हैं मेजरमेंट डिवाइस के बारे में, ठीक है, कौन कौन से मेजरमेंट डिवाइसेस होते हैं, ठीक है। IP इसमें इतना ही था। अब स्टेबिलिटी कंडीशन आप सभी का नहीं आता है, ठीक है, इसलिए स्टेबिलिटी कंडीशन आप सभी को नहीं बता रहे हैं। एक मिनट, सॉरी, यहाँ पे टोटल प्रेशर के लिए वैक्स बार टोटल प्रेशर आप सभी का ये होता है, सॉरी स्टेप हो गया, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। अब P बराबर वैक्स बार, इससे वैक्स बार से आप याद कर सकते हैं,
W क्या, रो जी ए एक्स बार, ये हमारे पास टोटल प्रेशर का फॉर्मूला होता है, ठीक है। रो जी ए एक्स बार, या फिर इसको आप वैक्स बार देख सकते हैं, और W जानते हैं आप स्पेसिफिक वेट, जिसका मान रो जी होता है, ठीक है। रो डेंसिटी, जी ग्रेविटी, ठीक है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ए एरिया, एक्स बार आपसे को बताया गया कि एक्स बार जो सी जी तक का डिस्टेंस है, कहाँ से, फ्री सरफेस से सी जी तक का डिस्टेंस, वो हमारा वैक्स बार कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, अब इसमें देखिए न्यूमेरिकल है, और यहाँ से न्यूमेरिकल आप सभी का आता भी है, तो आप सभी न्यूमेरिकल जरूर पढ़ के जाइए, ठीक है। अगर आप सभी की डिमांड रहेगी तो न्यूमेरिकल का भी एक सेशन कर दिया जाएगा, ठीक है। अब प्रेशर डायग्राम आप सभी का यहाँ से आता नहीं है, और रिटेनिंग वॉल, बाकी कुछ चीज़ें अगर छूट रही हैं तो आप नोट से उसको डेफिनेटली पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वो यहाँ पे बताना थोड़ा सा अभी के लिए बेवकूफ़ी होगा, क्योंकि वो एग्जाम से कम पूछे जाते हैं और कम चांसेस होते हैं उसके आने के, वो टाइम ज़्यादा लेता है, ठीक है। और अगर आ भी गया तो बहुत कम लोग उसको कर पाते हैं, इसलिए उसको पढ़ाना यहाँ पे सही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें हम मेजरमेंट ऑफ प्रेशर, ठीक है। प्रेशर मेजरमेंट कैसे करते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं कि प्रेशर होते हैं हमारे पास कौन कौन से, कितने प्रकार के प्रेशर होते हैं, फिर हम उसका मेजरमेंट करेंगे ना। प्रेशर हमको पता होना चाहिए, उसके बाद इसके डिवाइसेस के बारे में बात करेंगे, कौन कौन से डिवाइस से मेजर करते हैं, वो भी कई तरह से होते हैं, उसके बारे में तो हम बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखिए, प्रेशर को अगर आपको समझना है तो एक चार्ट आपसे को समझना पड़ेगा। कौन सा चार्ट, ध्यान दीजिएगा। ये क्या होता है, एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर, क्या ये क्या होता है हमारा एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर। अब यहां से जो भी हम प्रेशर नापेंगे उसको क्या बोल देते हैं हम, एब्सोल्यूट प्रेशर। ये दोनों कौन क्या है, एब्सोल्यूट प्रेशर, क्या है, ये दोनों हमारे क्या है, एब्सोल्यूट प्रेशर। जो प्रेशर, ठीक है, एब्सोल्यूट प्रेशर अगर हम यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ऊपर जितना प्रेशर हम नापते हैं उसको हम गेज प्रेशर बोलते हैं, क्या, गेज प्रेशर। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर से नीचे जितना जो हम प्रेशर मापते हैं उसको हम बोलते हैं वैक्यूम प्रेशर। वैक्यूम प्रेशर, ठीक है, ठीक है ना, हाँ। तो क्या होता है, ये चार्ट आप को पता होना जरूरी है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। अब क्या है, ये जो जहां से हम प्रेशर मापते हैं, ठीक है, वो एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर मापते हैं। एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर से ऊपर जो भी प्रेशर हम मापेंगे वो हमारा एब्सोल्यूट प्रेशर होगा, ठीक है। एब्सोल्यूट प्रेशर से ऊपर जो भी प्रेशर मापेंगे वो हमारा एब्सोल्यूट प्रेशर होगा। लेकिन अगर एब्सोल्यूट प्रेशर गेज प्रेशर से ज्यादा हो जाता है, ठीक है, एब्सोल्यूट प्रेशर का गेज प्रेशर से सॉरी एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा हो जाता है, कितना ज्यादा हो जाता है, वही हमारा गेज प्रेशर कहलाता है, ठीक है। एब्सोल्यूट प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कितना ज्यादा है वही हमारा गेज प्रेशर कहलाता है। और अगर बात करते हैं वैक्यूम प्रेशर की, तो एब्सोल्यूट प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कितना कम है वही हमारा क्या कहलाता है, वैक्यूम प्रेशर कहलाता है। ये हमारा हो गया प्रेशर के कितने प्रकार होते हैं, ये आपको अब बताने की जरूरत नहीं है, एक फॉर्मूला आपको याद रखने की जरूरत है, ठीक है। अगर आप सबको पूछता है, ठीक है, कौन सा, एब्सोल्यूट प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर। बस आपको ये एक फॉर्मूला याद रखने की जरूरत है, ठीक है। बस अगर गेज प्रेशर की वैल्यू प्लस में आती है तो वो गेज प्रेशर होगा, लेकिन अगर गेज प्रेशर की वैल्यू माइनस में आती है तो वो हमारा वैक्यूम प्रेशर होगा, ठीक है। कोई भी अगर आप सभी को क्या दिया गया
मान लेते हैं 760 एब्सोल्यूट दिया गया है, 700 एटीएम दिया गया है, तो गेज प्रेशर कितना हो जाएगा, पीजी गेज प्रेशर, ठीक है, तो पीजी कितना हो जाएगा 60। लेकिन अगर आप सभी को यही एब्सोल्यूट प्रेशर 800 दिया गया है और ये 700 दिया गया है, तो ये कितना होगा, सॉरी ये 760 दिया गया है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर 800 दिया गया है प्लस पीजी, ठीक है, तो यहाँ से पीजी कितना निकल के आएगा -40, तो -40 ना लिख करके हम इसको लिखते हैं वैक्यूम प्रेशर, वैक्यूम प्रेशर इक्वल टू 40, ठीक है। ये हमारा एक फॉर्मूला है जो कि हमेशा सही होगा, ठीक है। इसे आप सभी को कई जगह हम देखते हैं कि कई सारे लोग क्या कहते हैं ढेर सारे फॉर्मूला पता देते हैं, लेकिन ढेर सारे फॉर्मूले याद रखने की जरूरत नहीं, बस आप सभी को ये केवल एक फॉर्मूला याद रखना है जिससे आप सभी को सारे फॉर्मूले जो भी है आप सभी को निकल के आ जाएगा, ठीक है। अगर एब्सोल्यूट प्रेशर की बात करते हैं सी लेवल पे, ठीक है, तो वो कितना होता है, सी लेवल पे कितना होता है एब्सोल्यूट प्रेशर, वो हमारा 101.3 किलोमीटर, कितना 101.325 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये हमारा क्या होता है एब्सोल्यूट प्रेशर होता है, क्या यहाँ पे सी लेवल पे, ठीक है, ठीक है, ये प्रेशर हो गया। अब डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, इसकी डेफिनेशन आप सभी को बताने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्या है, प्रेशर मेजरमेंट डिवाइसेस, ठीक है, कौन कौन से डिवाइस होते हैं हमारे पास प्रेशर मेजरमेंट करने के लिए, ठीक है, ध्यान दीजिएगा मेजरमेंट ऑफ प्रेशर कैसे करते हैं। क्योंकि ये आपको प्रेशर के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। ये वीडियो कितना बढ़ जाएगा हमको भी नहीं पता, इसलिए आप सभी आराम से बैठ रहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रेशर मेजरमेंट। अब देखिए प्रेशर मेजरमेंट अगर हमको करना है तो एक तो हमारे पास मैनोमीटर होता है, मैनोमीटर, और दूसरा हमारे पास होता है मैकेनिकल गेज। मैनोमीटर के लिए हम किसके लिए यूज करते हैं, लिक्विड्स के लिए, और गैसेस के लिए हम मैकेनिकल गेज का यूज करते हैं, ठीक है। अगर हमको गैस का जो प्रेशर मेजरमेंट करना है तो हम मैकेनिकल गेज का यूज करेंगे, और अगर हमको लिक्विड का प्रेशर मेजरमेंट करना है तो हम मैनोमीटर का यूज करेंगे। अब मैनोमीटर भी हमारे कई तरह से होते हैं, इनको क्लासिफाई कर लेते हैं। मैनोमीटर एक तो हमारे पास होता है सिंपल मैनोमीटर, एक होता है डिफरेंशियल मैनोमीटर। क्या, डिफरेंशियल मैनोमीटर, ठीक है। अब सिंपल मैनोमीटर भी कई तरह से होते हैं, कौन कौन से, एक पीजोमीटर, पीजोमीटर, एक यू ट्यूब मैनोमीटर, यू ट्यूब मैनोमीटर, और एक हमारे पास होता है कौन सा, सिंगल कॉलम मैनोमीटर। क्या, सिंगल कॉलम मैनोमीटर। अब डिफरेंशियल मैनोमीटर भी कई तरह से हमारे पास होते हैं, एक तो सेंसिटिव डिफरेंशियल मैनोमीटर, क्या सॉरी यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर, और दूसरा हमारे पास इन्वर्टर यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर, ठीक है। क्या, एक सेकंड, इसको आप नोट कीजिए। सिंगल कॉलम मैनोमीटर को हम बोलते हैं सेंसिटिव मैनोमीटर, ठीक है। क्या, सेंसिटिव मैनोमीटर भी इसको बोलते हैं।
क्या है, इसको सेंसिटिव मैनोमीटर बोलते हैं। और अगर डिफरेंशियल मैनोमीटर की बात करते हैं, ठीक है, तो जो डिफरेंशियल मैनोमीटर होते हैं ये भी हमारे कई तरह से होते हैं। एक तो 2 पीजोमीटर होता है, फिर हमारे पास होता है यू ट्यूब मैनोमीटर, इन्वर्टेड यू ट्यूब मैनोमीटर, ठीक है। तो एक सेकंड, अब डिफरेंशियल मैनोमीटर क्या होता है, एक तो हमारा होता है यू ट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर, और दूसरा हमारे पास कौन सा होता है, इन्वर्टेड यू ट्यूब, ठीक है, क्या, इन्वर्टेड यू ट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर। ये हमारे पास इतने मैनोमीटर्स होते हैं जिनके थ्रू क्या करते हैं हम लिक्विड का प्रेशर निकालते हैं। अब लिक्विड का प्रेशर निकालने के लिए देखिए कुछ नहीं करना, बस आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए। कौन सा फॉर्मूला, P बराबर रो जी एच, P बराबर रो जी एच। इसी फॉर्मूले से पूरा ये जो है कुछ है नहीं। बहुत लोगों को लगता है ये बहुत कठिन, बहुत हार्ड है। बहुत हार्ड नहीं है, बहुत ईजी है, आसान है, ठीक है। कैसे आसान है, जब आप पढ़ेंगे तब आसान है, ठीक है। देखिए यहाँ पे इसके बारे में बात नहीं करेंगे, अब इसकी डेफिनेशन आप पढ़ लीजिएगा, एक आध दो क्वेश्चन इसके सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन आपसे के एग्जाम्स में आने के चांसेस इसके रहते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा मैनोमीटर्स के बारे में होगा। अब मैकेनिकल गेज की बात के बारे में अगर बात करते हैं तो मैकेनिकल गेज भी हमारी तरह से, अब देखिए ये एक सिंगल कॉलम और डबल कॉलम मैनोमीटर, ठीक है, और ये इन्वर्टेड इंक्लाइंड यू ट्यूब मैनोमीटर भी होता है, और भी कई तरह के इसमें हम मतलब कि पार्टीशन कर सकते हैं, कई तरह से इसको डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन हमको ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इतने सारे पढ़ने की। अब अगर बात करते हैं मैकेनिकल गेज की, ठीक है, मैकेनिकल गेज कितने प्रकार के, यहीं पे इसको कर देते हैं। मैकेनिकल गेज पहला क्या होता है, बोर्डन नली, ठीक है, क्या होता है, बोर्डन नली, बोर्डन ट्यूब, बोर्डन ट्यूब प्रेशर गेज, ठीक है, क्या, बोर्डन ट्यूब प्रेशर गेज लिख देते हैं, नहीं तो कुछ लोग कहेंगे प्रेशर गेज, ठीक है, बोर्डन ट्यूब प्रेशर गेज। फिर नेक्स्ट क्या होता है, डायफ्राम, डायफ्राम प्रेशर गेज। फिर नेक्स्ट हमारे पास होता है क्या, अचल भार, मतलब कि डेड वेट, डेड वेट प्रेशर गेज। अब देखिए यहां से क्वेश्चन अगर बात करें तो क्वेश्चन आपसे डायफ्राम से आ सकता है, डेड वेट से आ सकता है, इंपॉर्टेंट है दोनों, आप लोग पढ़ जरूर लीजिएगा, ठीक है। इसके बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है, आप सभी इसको लेकिन पढ़ जरूर लीजिएगा। तो ये हमारे पास क्या हो गया, प्रेशर मेजरमेंट डिवाइसेस, कौन कौन से प्रेशर मेजरमेंट डिवाइसेस, इसका नोट्स हम टेलीग्राम ग्रुप पर एक बार फिर से अपलोड कर देंगे। जो भी लोग अभी तक डाउनलोड नहीं किए वो इसको डाउनलोड जरूर कर लेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट चैप्टर जो आपसे कहा था, फंडामेंटल्स ऑफ फ्लूइड फ्लो। नेक्स्ट क्या है, फंडामेंटल ऑफ फ्लूइड फ्लो। कितने चैप्टर आपसे बच रहे हैं, 1 2 3 4 चैप्टर आप सभी का बच रहा है, ठीक है। तो कुछ कारणवश हमको ये लेक्चर यहीं पे बंद करना पड़ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में बाकी हम कंटिन्यू करेंगे, इसके आगे जो भी है वो भी आप सभी को जल्दी मिल जाएगा, ठीक है। तो जितना आप सभी को समझ में आया इतना आप लोग 2 बार 3 बार, जब तक समझ में ना आए तब तक देखिएगा, ठीक है। बाकी अगर आप सभी का कोई डाउट रह जाता है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सभी को हमारा नंबर मिल जाएगा, व्हाट्सएप नंबर, या फिर आपको सभी को स्क्रीन पर भी मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है, 7080230152, वहाँ पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आप सभी को जो भी डाउट है आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा। नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, हम उसको लेने की कोशिश पूरा करेंगे, ठीक है। बाकी लेक्चर अगर आप सभी को पसंद आए तो लेक्चर को वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बाकी अपने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर कीजिए ताकि आपको तो फायदा हो, आपके दोस्तों को भी इससे फायदा हो, ताकि आप सभी के जो एग्जाम्स है उसको आप अच्छे से क्लियर कर सकें, ठीक है। तो मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद, थैंक यू।